नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है, शक्ति गुणक क्या होता है, जिसको शक्ति गुणांक भी बोलते हैं, उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे, संपूर्ण कॉन्सेप्ट हल करेंगे। ऐसा कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे आपके दिमाग में कि आप उसके ऊपर और उस क्वेश्चन का जवाब देने में आप थोड़ी परेशानी महसूस करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की अपने जो डाउट होंगे उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखना। लास्ट एंड तक देखोगे तो आपके मन में जो विचार हैं, जो क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में, एग्जाम में, किसी भी प्रकार के एग्जाम देंगे तो वहाँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन आए बिना रुकता नहीं है। इसलिए इतना महत्वपूर्ण होने के कारण उसको अच्छे तरह से पढ़ें और पॉइंट टू पॉइंट आराम से मैं बोलता जाऊँ, मैं लिखाता जाऊँ, मैं आपको पढ़ाते जाऊँ, नोट्स बनाते रहना। क्योंकि नोट्स के बिना आपकी जो सफलता है वो लगभग बेकार ही जाती है। क्योंकि कितना याद करोगे आप लिखने में। आप एक बार दिमाग में प्रश्न को गुनगुनाओगे, फिर लिखोगे, फिर उसको एक बार रिपीट मारोगे, आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इस तरह से आज इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करा दूंगा कि भविष्य में जो भी सर्किट पढ़ोगे वहाँ आपकी समस्या ही नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखें ताकि आपके सारे कंफ्यूज दूर हो जाएं। पावर फैक्टर। अब फैक्टर तो आप लोगों ने पीछे बहुत से पढ़ लिया इसी थ्योरी में। फॉरेन फैक्टर पढ़ा, पीक फैक्टर पढ़ा, क्रेस्ट फैक्टर पढ़ा। अब आज एक फैक्टर और पढ़ेंगे, आगे और भी फैक्टर आएंगे आपके सामने, और भी बातें आएंगी। अब फैक्टर क्या होता है, ये अपना गुणक क्या होता है, जिसको बोलते हैं शक्ति गुणक। पावर को शक्ति और फैक्टर को गुणक, गुणांक भी बोलते हैं कभी कभी यार। आप ये टेंशन मतलब कि सर गुणांक क्या होता है, गुणक बोलते हो या गुणांक बोलते हो, एक ही बात है। अब देखो, गुणांक जहां होता है आप समझ जाओ कि ये दो चीजों का अनुपात होता है, कोई भी दो राशियों का अनुपात होता है। अब यहाँ जो भी पढ़ेंगे राशियों का अनुपात पढ़ेंगे, बिना राशि भी गुणांक होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि गुणांक क्या होता है। अब देखो, इसकी बात करें पावर की, पावर मतलब शक्ति होती है, तो शक्ति के बारे में जरूर पढ़ेंगे। और शक्ति में क्या होता है, करंट व वोल्टेज होता है, तो करंट व वोल्टेज का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों ने एसी के 3 सर्किट पिछले वीडियो में देख लिए। आपने प्योर रेजिस्टिव सर्किट देखा, आपने प्योर इंडक्टिव सर्किट देखा, आपने प्योर कैपेसिटिव सर्किट देखा, और आप भली बात जान गए होंगे कि उन सर्किट में धारा व वोल्टेज में क्या संबंध था। वेक्टर डायग्राम से देखा, फेजर डायग्राम से देखा। फिर भी आपके मन में यदि कोई शंका है, फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि सर यहाँ हमें थोड़ा कंफ्यूज हुआ है, इसके बारे में आप उसका सोल्यूशन कीजिए। मैं आपके प्रत्येक कैसे जो क्वेश्चन पूछोगे प्रत्येक का सोल्यूशन करूंगा और आपके सारे कंफ्यूज दूर करूंगा। तो आज इसके बारे में क्या कंफ्यूज रहेगा और कौन से क्वेश्चन उलझने वाले रहेंगे और कहाँ से जो प्रश्न उठने की समय एग्जाम को टच होने वाले क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उन सब के बारे में देखते। देखो, अब यहाँ आप लोग समझ गए कि पावर में क्या होता है। शक्ति की बात करें तो वी आई अवश्य होता है। यदि विद्युत शक्ति की बात करें तो वी आई अवश्य होता है। तो सबसे पहले वो देखेंगे कि वी आई में क्या संबंध होता है। आप लोगों ने 3 सर्किट पढ़े थे, आप लोगों को मैंने बताया था, याद होगा, नोट्स बनाए होंगे, यदि आपको ध्यान होगा कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज के इन फेज रहती है, उनके बीच में 0 डिग्री का कोण होता है, आपको बताया। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि इंडक्टिव सर्किट क्या होता है। इंडक्टिव सर्किट में बताया कि करंट वोल्टेज से कुछ डिग्री पीछे होती है। यदि प्योर इंडक्टिव होगा तो 90 डिग्री पीछे रहेगी, मतलब लैग करेगी। क्यों करेगी, किस कारण से करेगी, वो आप वीडियो को देखोगे आप उसको अच्छी तरह समझोगे कि लेग क्यों करेगी, मतलब 90 डिग्री क्यों करेगी, फिर 90 डिग्री से कम क्यों होगी। मैंने अच्छी तरह से आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। फिर आपको बताया कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट रहेगा तो करंट वोल्टेज से लीड करेगी, आगे रहेगी। कितने डिग्री लीड रहेगी, यदि प्योर कैपेसिटेंस, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो 90 डिग्री लीड करेगी। 90 डिग्री क्यों करेगी, ये मैंने आपको एक फेजर डायग्राम के अनुसार अच्छी तरह समझाया था। ठीक है, और यदि लीड करेगी तो क्यों करेगी, ये बताया था। तो आज इसके बारे में देखेंगे। मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, याद हो आप लोगों को, मैं आपको फिर वो फेजर डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये बताया था आपको, ये अपने ग्राफ खींचते हैं। ये आपको बताया मैंने, ये साइन थीटा था, ये कोस, और ये कोस माइनस में था, और ये प्लस में है, ये प्लस में है, और ये साइन है। ये साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी की जो टाइम लाइन है वो है। मैंने आपको बताया यहाँ वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज है। अब धारा, जो भी सर्किट में धारा चलाएंगे, मैंने आपको धारा का वैल्यू, धारा का मैग्नीट्यूड कुछ कम होता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ये कहाँ था, धारा वोल्टेज के इन फेज, ये धारा वोल्टेज के इन फेज है, ये आर सर्किट था। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, ये धारा है यहाँ से, इस वोल्टेज से धारा 90 डिग्री आगे है। मान लेंगे इसका मैग्नीट्यूड तो कम है, यहाँ ये 90 डिग्री है। ये कौन सा सर्किट था, ये आपको बताया था कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। मैंने आपको धारा यदि किसी राशि से, कोई भी राशि एंटी क्लॉकवाइज चलती है, माना कि धारा उठ के यहाँ, ये धारा उठ के यहाँ आ गई, एंटी क्लॉकवाइज चली है, तो ये कैसा था, ये लीड धारा थी, ये लीड सर्किट था। धारा यदि क्लॉकवाइज चलती है, आपको क्लॉकवाइज चलेगी तो क्या था, ये लैग है। माना कि धारा उठ के यहाँ आ गई। तो ये तो था प्योर एल सर्किट,
प्योर सी सर्किट और ये प्योर एल सर्किट में ये कंडीशन थी आपके सामने। लेकिन यदि इन दोनों के बीच में जो कंडीशन आते हैं ये इन फेज है, यदि मान लीजिए कि धारा यहाँ उठ के आ गई, धारा उठ के यहाँ आ गई तो क्या कहेंगे, ये लीड है। कितने डिग्री लीड है वो सर्किट के अनुसार होगा। धारा मान लीजिए कि उठ के यहाँ आ गई तो क्या कहेंगे, ये भी ये लैग है। कितने डिग्री लैग है, मान लीजिए धारा है इस करंट से, तो ये क्या है, ये इंडक्टिव सर्किट है। कितने डिग्री है, वो सर्किट में इंडक्टिव का मान कितना होगा, एक्सल का मान कितना होगा, वो इसके ऊपर निर्भर करता है। ये तो थी बात इनकी। लेकिन अब यदि इन फेज चलती है, देखो धारा, ये इन दोनों के बीच में कोण का मान हुआ, देखो धारा वोल्टेज के बीच में कोण हुआ, कितने डिग्री का कोण हुआ है, उस कोण को कहते हैं पावर फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी ऐसी सर्किट में करंट व वोल्टेज के बीच बने कोण की कोजा को पावर फैक्टर कहते हैं। कोण कितना बनेगा उसके कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। तो उसकी परिभाषा साहब, आप सबसे पहले परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी भी एसी सर्किट में, एसी सर्किट में करंट I व वोल्टेज V के मध्य बने कोण की कोसाइन को हिंदी में कोजा कहते हैं। कोजा को शक्ति गुणक कहते हैं, शक्ति गुणक मान लो या गुणक कहते हैं। अर्थात इसको शॉर्टकट में पीएफ पावर फैक्टर लिख सकते हैं, इसको ये कहते हैं। एक तो ये परिभाषा 3 बताऊंगा आपको मैं, तीनों परिभाषाओं का खंडन करेंगे और प्रत्येक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन वीडियो को लास्ट अंत तक देखोगे तो आपको अच्छी तरह पूरी रामलीला समझ में आ जाएगी कि होता क्या है और किस प्रकार इसका मान घटेगा और किस प्रकार इसका मान बढ़ेगा। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए इतना फायदेमंद है कि आप 1-2 क्वेश्चन अवश्य इसके बारे इसको पढ़ते हुए सही कर सकते हैं और अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं। एक तो ये थी। दूसरी बात देखिए, इसकी परिभाषा क्या देखें कि वास्तविक शक्ति जिसको एक्टिव पावर बोल सकते हैं, सक्रिय बोल सकते हैं, जो उपयोगी शक्ति वो बोल सकते हैं। वास्तविक शक्ति जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रू पावर। अब पावर मैंने आपको अभी तक पढ़ा ही नहीं है कि जैसे आपने डीसी में पावर देखी P बराबर VI cos VI होता है, एसी में P बराबर VI cos phi होता है, वो पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, पावर ही पढ़ाएंगे। तो ये थी वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति जिसको अनुमानित शक्ति बोल सकते हैं, अपरेंट पावर बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं अपरेंट पावर, अनुमानित शक्ति जिसको बोलते हैं आभासी शक्ति, आभास करने वाली शक्ति, आभासी शक्ति जिसको बोलते हैं अपरेंट पावर। अपरेंट पावर के अनुपात को मैंने आपको बताया कि गुणक क्या होता है, अनुपात होता है, रेशियो होता है किन्हीं दो राशियों का। अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। एक इसकी परिभाषा, मैं प्रत्येक परिभाषा का खंडन करके बताऊंगा आपको, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। ये तो थी इसकी। अब तीसरी राशि को बताएंगे। आप लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया होगा, यदि मैंने इंपीडेंस पढ़ाया आपको, इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ाया है, रिएक्टेंस पढ़ाया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ाया, मैंने आपको बताया था कि एसी सर्किट में यदि प्योर एसी सर्किट में रेजिस्टेंस होगा, प्योर रेजिस्टेंस सर्किट होगा तो क्या मिलेगा आपको, धारा का परिवर्तनों का विरोध कौन करेगा, मैंने आपको लिखा था प्रतिरोध करेगा। लेकिन जहां कॉइल का रूप प्रयोग करते हैं, किसी कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं या फिर रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर करते हैं, रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टिव सर्किट का प्रयोग करते हैं, तो वहां रेजिस्टेंस प्रभावशाली नहीं होता है। वहां धारा के परिवर्तनों का विरोध रेजिस्टेंस नहीं करता है, तो वहां क्या हो जाता है, रिएक्टेंस होता है। इसलिए किसी चालक तार को, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बताया था, फिर भी याद दिला देता हूं आपको, ये कोई चालक तार है, इसमें धारा के परिवर्तनों का विरोध आर करेगा, लेकिन इसी चालक तार के आप कॉइल बना देते हो तो यहाँ आर नहीं करेगा, यहाँ एक्सल होगा। धारा के परिवर्तनों का विरोध एक्सल करेगा। यदि वही चालक तार को प्लेट ले लेते हैं और प्लेटों का स्वरूप देते हैं तो यहाँ धारा का विरोध अक्षी करता है, लेकिन तीनों की इकाई ओम ही होती है। ये आपको मैंने बताया था। ये भी क्या है, रिएक्टेंस, ये भी क्या है, रिएक्टेंस। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा, फिर ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मैंने आपको बताया फिर रिएक्टेंस 2 प्रकार के होते हैं। फिर यदि ये तीनों में से 2 यदि एक साथ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, जेड होता है, जिसको बोलते हैं प्रतिबाधा, इंपीडेंस बोलते हैं। इन चारों की इकाई जेड, ये एक्सल, एक्सी और आर की इकाई ओम ही होती है, मैंने आपको बताया था। लेकिन ये आपको बताया था कि ऐसी सर्किट होगा, इन दोनों का प्रयोग होगा, वहां इंपीडेंस होगा या रिएक्टेंस होगा, तो कह सकते हैं प्रतिरोध तो होना ही है। तो तीसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि किसी ऐसी सर्किट में रेजिस्टेंस व इंपीडेंस के, इंपीडेंस को प्रतिबाधा बोलते हैं, इंपीडेंस के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। ये अभी बताएंगे आपको, उनके तीनों का खुलासा करेंगे। इंपीडेंस इसको प्रतिबाधा बोलते हैं, इसको प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिबाधा कहाँ होगी, मैंने
इम्पिडेंस रेक्टेंगल पढ़ाया था और प्रतिबाधा के कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे तरह से पढ़ाया था कि प्रतिबाधा को आप प्रतिबाधा के कितने फॉर्मूले होंगे, कैसे इसका मान ज्ञात करेंगे, परिपथ में क्या होगा, मैंने अच्छी तरह बताया था। लेकिन भूलने, यदि आपने नोट्स बनाएंगे तो कभी भूलने वाले नहीं होंगे। ठीक है, ये तो थी बात इनकी। अब यदि मैं तीनों परिभाषाओं को देखते इनकी बात, यदि इनका विस्तृत वर्णन करूँ, एसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के मध्य बने कोण की खोजा को पावर फैक्टर कहती है, ये पहली परिभाषा आती है। तो करंट और वोल्टेज के बीच कोण कब बनेगा, जब किसी परिपथ में इंडक्टेंस होगा, किसी परिपथ में कैपेसिटेंस होगा, तो करंट वोल्टेज से या तो कुछ डिग्री पिछड़ेगी और या कुछ डिग्री लीड रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस में नहीं होगी। ठीक है, तो ये बता आपको, देखिए जैसे ये मैंने आपको बताया कि करंट वोल्टेज से, ये देखो ये करंट वोल्टेज से इसके इनफेज चल रही है, साथ में चल रही है, तो ये क्या है, इसमें कोई कोण नहीं है। लेकिन यहाँ देखो कुछ डिग्री आगे चली है, एंटी क्लॉकवाइज चली है, आगे चली है, तो यहाँ कुछ कोण बना, लेकिन यहाँ कुछ यदि लेगिंग चली तो कुछ कोण बना। इन कोण की खोजा को पावर फैक्टर कहते हैं। एक परिभाषा ये थी। दूसरी परिभाषा वास्तविक शक्ति। देखो वास्तव में जो खपत शक्ति होती है, वास्तव में जो सक्रिय पावर होती है, उसको बोलते हैं एक्टिव पावर, सक्रिय पावर, ट्रू पावर बोलते हैं। उसका फॉर्मूला आपको बताता हूँ। देखो ये होता है P, इसको P से दर्शाते हैं। किसको? इसको P से दर्शाते हैं, ये P, और इसको S से दर्शाते हैं। किसको? इसको आभासी शक्ति को S से दर्शाते हैं। फिर भी कोई बात नहीं। देखो अब पावर फैक्टर को मैंने बताया था कि पावर फैक्टर क्या होता है। ये आपका पावर फैक्टर, दो राशियों का अनुपात। फैक्टर क्या होता है? अनुपात होता है दो राशियों का। अब अनुपात की बात करते हैं, फैक्टर। दोस्तों वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। पावर फैक्टर इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं PF, पावर फैक्टर। अब मैंने आपको बताया वास्तविक शक्ति, ये लिख लो वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति का अनुपात। मैंने आपको बता दिया आभासी शक्ति, अपरेंट पावर, मतलब कि अनुमानित शक्ति क्या होती है, आभासी शक्ति, ये का अनुपात दर्शा दे। ये एक पावर फैक्टर होता है। ये क्या होगा? ये आपका पावर फैक्टर होगा यहाँ तक का। अब वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला क्या रहेगा? मैंने अब तक आपको शक्ति पढ़ाई नहीं है, लेकिन बताऊंगा। फिर वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला है, देखो ये P, ये हो गया P बराबर, ये वास्तविक शक्ति P बराबर हो गया VI cos फाई, और इसका P बराबर क्या हो गया? इसकी P बराबर हो गया VI। ये वोल्ट एम्पीयर और ये वोल्ट एम्पीयर cos फाई। इसमें ट्रेंगल, इसमें एंगल का मान जरूर लेते हैं, ये होता है। तो पावर फैक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? PF बराबर VI cos फाई अपॉन VI, ये लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला, एक पावर फैक्टर का ये फॉर्मूला होगा। एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझते जाना। दो राशियों का अनुपात के किसका? वास्तविक शक्ति का क्या है और आभासी शक्ति का क्या है। जैसे उसको बोलते हैं ट्रू पावर बोलते हैं, इसको अपरेंट पावर बोलते हैं। दोनों का अनुपात क्या है? अब आप इसको फॉर्मूले को सोल्व करोगे तो क्या होगा? VI से VI कैंसिल, तो पावर फैक्टर बराबर क्या बच गया? PF, पावर फैक्टर बराबर बच गया cos फाई। इसका मतलब इस cos फाई को ही पावर फैक्टर कहते हैं। मैंने आपको बताया कि बने कौन की कोजा कोसाइन को, ये कोसाइन यहाँ तक का कोसाइन, इसको क्या कहेंगे? इसको cos फाई कहेंगे। जैसे ये cos फाई है, साइन से उठकर साइन थीटा ओमेगा से, ये साइन थीटा ओमेगा, ये कोस थीटा ओमेगा है। साइन थीटा से उठकर धारा दी आगे पीछे हो जाती है तो पावर फैक्टर का मान मौजूद हो जाता है। ये तो थी बात इसकी। अब देखो ये कह सकते हैं कि पावर फैक्टर को किससे दर्शाते हैं? ये पावर फैक्टर को, ये लिखते जाना, पावर फैक्टर को cos फाई से दर्शाते हैं, cos फाई से दर्शाते। अब पावर फैक्टर क्या? ये इन दोनों के बीच कोण की कोजा है, ये कोसाइन है, ये पावर फैक्टर ही आपका, ये कोण है। कितने डिग्री का कोण बना, उस कोण का मान ही पावर फैक्टर होता है। ये आपका पावर फैक्टर cos फाई से दर्शाते हैं। दोस्तों एक बात और गौर से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पावर फैक्टर है, ये क्या है? ये फैक्टर है। फैक्टर मतलब दो राशियों का अनुपात है, और अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। मैंने पहले भी बताया था, फॉर्म फैक्टर पढ़ाया, क्रेस्ट फैक्टर पढ़ाया, पीक फैक्टर पढ़ाया, तब भी बताया था क्या कि जब दो राशियों का अनुपात होता है, रेशियो होता है, वहाँ कोई इकाई नहीं होती है। बिल्कुल, वहाँ सिर्फ उसका मान होता है। जब भी दो राशियों का अनुपात होगा, मान होगा लेकिन इकाई नहीं होगी, तो इसकी क्या कह सकते हैं? पावर फैक्टर की कोई इकाई होती है? नहीं होती है। क्यों? ये भी एक अनुपात है। ठीक है, ये भी एक रेशियो है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। लिख लो पावर फैक्टर की इकाई क्या होती है? इसकी कोई इकाई नहीं होती। आप एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना, इसकी कोई इकाई, यूनिट नहीं होती है, इसकी यूनिट नहीं होती है। ये तो कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो कि पावर फैक्टर को समझने में आसानी उत्पन्न करती हैं, आसान बना देती हैं। आगे इसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितना पावर फैक्टर होगा। अब पूछा जाए पावर फैक्टर की इकाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि पावर फैक्टर एक अनुपात है, रेशियो होने के कारण इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ये तो थी बात इसकी। अब देखो आप लोगों ने सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस सर्किट पढ़ा, मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ कितना इसका मान होगा। ठीक है, मान कितना होगा ये आपको बताऊंगा। अब आप सोच सकते हो कि यदि साइन थीटा से उलटकर धारा कोस थीटा पर आ जाती है, गौर से सुनना मेरी बात, इसका मान बताता हूं आपको कितना होता है। साइन थीटा ओमेगा से उलटकर धारा कोस ओमेगा पर आ जाती है, इसका मतलब धारा ने लीड की है, किससे? वोल्टेज से की है। किस सर्किट में होगी? कैपेसिटिव सर्किट में होगी, लीड की है। गौर से सुनते जाना।
अब लीड की है तो कितनी डिग्री तक लीड आ सकती है? देखो मैंने आपको इसी के से एक सिंबल बना के दिखा था कि ये 90 डिग्री है, तो धारा कितनी डिग्री लीड आ सकती है? 90 डिग्री तक आ सकती है। मान लीजिए कि ये वोल्टेज से ये 90 डिग्री है, वोल्टेज से ये धारा 90 डिग्री पहुंची, ये कितना होगा? कोस 90 हो गया, कोस 90 हो गया। गौर से सुनते हैं, कोस 90 हो गया। अब कोस 90 का मान आप जानते हो कि कोस 90 बराबर क्या होता है? कोस 90, ये कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, ये तो थी बात कब कि इधर भी आएगी तो इसके बीच में 90 डिग्री, इधर यदि धारा लेगिंग चली जाएगी 90 डिग्री तो भी कोस 90 होगा, और धारा लीडिंग चली जाएगी तो भी कोस 90 होगा, लेकिन मान 0 होगा। लेकिन पूछा जाए क्या धारा यहाँ पे आएगी बीच में? यदि प्योर रेजिस्टेंस होगा यहाँ से, ये प्योर कैपेसिटेंस सर्किट होगा तो 90 डिग्री जाएगी, मैंने आपको बताया था। प्योर यदि इंडक्टेंस होगा तो 90 डिग्री जाएगी, लेकिन प्योर नहीं होगा, कुछ रेजिस्टेंस का मान होगा तो 90 तो नहीं जाएगी, लेकिन कुछ डिग्री लीड या लैगिंग हो सकती है धारा। तो वहाँ क्या कर सकते हैं कि ये लीडिंग पावर फैक्टर हो गया, ये तो लीडिंग हो गया और ये लैगिंग हो गया। एंटी क्लॉकवाइज में चलेगी वो लीडिंग पावर फैक्टर, क्लॉकवाइज चलेगी वो, ये ऐसे क्लॉकवाइज होती है, ऐसे क्लॉकवाइज चलेगी तो वो लैगिंग हो गया। लेकिन कोस 90 का मान 0 होता है। तो यदि धारा नहीं लीड करे और न लेग करे तो क्या धारा वोल्टेज के इन फेज नहीं चलेगी? चलेगी। यहाँ पे और आज सर्किट में धारा वोल्टेज के इन फेज चलेगी, ये इन फेज में आ गई, देखो यहाँ पे। तो करंट और वोल्टेज के बीच का कोण कितने डिग्री हो गया? कोई कोण नहीं हुआ। करंट और वोल्टेज के बीच का कोण 0 डिग्री हो गया। मैंने आपको प्योर रेजिस्टेंस सर्किट पढ़ाया था, तब बताया था, आपने लिखा होगा। तो इसके बीच में कोण कितने डिग्री का? कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो मतलब कि 0 से और अधिक निम्न कोण हो नहीं सकता और 90 से कोण अधिक हो नहीं सकता। तो पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं पावर फैक्टर का अधिकतम मान कोस फाई, या पावर फैक्टर का अधिकतम मान 1 होता है। क्यों होता है? पूछा जाए 1 ही क्यों हुआ? 1.1, 1.2, 1.414 क्यों नहीं हुआ? तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि कोस फाई क्या है? किन्हीं दो राशियों के बीच का कोण है, किन्हीं दो राशियों के बीच में कलांतर कोण है, कला कोण है। और कला कोण का अधिकतम मान कितना होता है? 90 डिग्री हो सकता है, 91 डिग्री नहीं हो सकता, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो कोस 90 का मान 1, ये अपने ये अधिकतम 0 होगा। और निम्नतम मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है, तो 0 से नीचे और होगा नहीं। तो कोस 90 का मान तो 0 हो गया और कोस 0 का मान 1 हो गया। इसका मतलब अधिकतम मान यहाँ 1 हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ ये कंडीशन कब आती है? ये प्योर कैपेसिटर सर्किट है, तो प्योर कैपेसिटर सर्किट में पावर फैक्टर का मान 0। प्योर इंडक्टिव सर्किट में यहाँ तक पहुंचेगा तो पावर फैक्टर का मान 0, क्योंकि 90 डिग्री। लेकिन रजिस्टिव सर्किट की बात करें तो कोई कोण नहीं होता है, वहाँ पावर फैक्टर का मान 1 होता है। अधिकतम मान किस परिपथ में होता है? पूछा जाए पावर फैक्टर का अधिकतम मान किस परिपथ में होता है? आप समझ रहे हो कि V और I के बीच में कोई कोण नहीं है, ये रेजिस्टेंस सर्किट में होता है। जहाँ रेजिस्टेंस अकेला रहेगा वहाँ पावर फैक्टर में अपने करंट और वोल्टेज के बीच कोई कोण ही उत्पन्न नहीं होगा, तो वह क्या होगा? 0 डिग्री कोण होगा। कोस 0 का मान होता है 1, इसलिए प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में पावर फैक्टर का मान 1 होगा। अभी आपको इन बातों को आगे और देखेंगे कब कि जब पढ़ेंगी पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है, उनके बारे में अब अध्ययन करते हैं। तो ये समझ गए होंगे कि पावर फैक्टर का न्यूनतम मान 0 हो सकता है और अधिकतम मान 1 हो सकता है। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, 99 हो सकता है, 98 हो सकता है, 85 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ भी कहेंगे तो कह सकते हैं पावर फैक्टर न्यून है, और यहाँ कहेंगे तो पावर फैक्टर न्यून है, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री है तो 1 से नीचे ही रहेगा। चाहे आप लीडिंग में ले जाएंगे, चाहे आप लैगिंग में ले जाएंगे, पावर फैक्टर न्यून ही बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि इधर से लीड धारा चलेगी तो पावर फैक्टर 1 से ऊपर चला जाएगा, नहीं, 1 से नीचे रहेगा। इसलिए कहते हैं 1 से या तो लैगिंग चलेगा तो भी न्यून ही बोलेंगे, और लीडिंग चलेगा तो भी पावर फैक्टर लो ही बोलेंगे, अधिक तक नहीं बोल सकते। अधिकतम तो सिर्फ रजिस्टर सर्किट में होता है। तो ये तो थी बात इनकी परिभाषाओं की जो मैंने आपको पढ़ाया था, वर्गीकरण क्या था। अब पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ इसका मान कितना होता है, उनके बारे में पढ़ना अनिवार्य है, अन्यथा आप सर्किट को हल नहीं कर पाओगे और किसी भी प्रकार की गणना नहीं कर सकते आप लोग। इसलिए उनकी गणना करना जरूरी है, उनके फॉर्मूलों को देखना अनिवार्य है। चलो आगे देखते हैं पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दो, क्योंकि बाद में आपको टाइम लगेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या देखा है उन्होंने, तो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करने के लिए आप डांडिया इलेक्ट्रिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते आपको इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई कराई जा रही है, ताकि आप भविष्य में किसी भी प्रकार के एग्जाम देने बैठो तो आपके मन में ये विचार उत्पन्न नहीं हो कि अपना सिलेक्शन नहीं ले सकते, अपना सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा और आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं पावर फैक्टर कितने प्रकार का होता है। यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। अब यूनिटी पावर फैक्टर देखो कहाँ कहाँ होता है, एक एक सारी बातें बताऊंगा। यूनिटी पावर फैक्टर कहाँ होगा, किस सर्किट में होगा, कौन सी कंडीशन में होगा, क्या करने से यूनिटी हो जाएगा, सारी बातें बताऊंगा आपको।
आपके एग्जाम को टच होने वाले क्वेश्चन या आपके दिमाग में जो कंफ्यूज है वो आपके डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब होता है कि इकाई शक्ति गुणक, इसको कहते हैं इकाई शक्ति गुणक। इकाई शक्ति गुणक, इकाई का मतलब एक शक्ति गुणक कब हो, एक शक्ति गुणक एक कब होगा। अब आप लोगों ने देखा कि एक शक्ति गुणक होता है कि कोस 0 डिग्री बराबर एक होता है, मतलब कि करंट और वोल्टेज के बीच का कोण यदि 0 डिग्री होगा तो पावर फैक्टर का मान 1 होगा, क्योंकि कोस 0 का मान होता है 1। कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब आप समझ गए कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान कब होगा, जब करंट व वोल्टेज के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, अर्थात धारा वोल्टेज के इन फेज रहेगी, कलांतर में रहेगी, तब कहेंगे कि उनके बीच में पावर फैक्टर का मान 1 होता है। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, जब करंट व वोल्टेज के बीच लिखेंगे, जब I व V के मध्य कलांतर फेज एंगल, कलांतर का होता है कि फेज एंगल, फेज एंगल मतलब ये है कि करंट और वोल्टेज एक ही फेज में चलेंगे। कब चलेंगे, ये रजिस्टर सर्किट में होता है। फेज एंगल 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा तो कोस फाई का मान कोस फाई बराबर 1 होगा। एक कंडीशन तो ये आ गई, और ये कंडीशन 0 डिग्री कब होगा, याद रखने वाला बात ये कि 0 डिग्री का मान कब होगा, जब प्योर रजिस्टिव सर्किट होगा, अर्थात किसी सर्किट में न तो इंडक्टर होगा और न कैपेसिटर होगा, तो कह सकते हैं कि उस परिपथ का पावर फैक्टर 1 होगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन आ गई कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का, कहां लिखेंगे, इसमें दूसरी कंडीशन आती है कि शुद्ध प्रतिरोधी प्योर आर सर्किट में कोस फाई बराबर 1 होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया है। एक कंडीशन ये आ गई, क्यों होता है ये आपको मैंने बता दिया कि फेज एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री, अर्थात करंट वोल्टेज के इन फेज होगी। ये लिख सकते हैं कि V धारा I V के इन फेज होगी, इन फेज होगी तो कोस फाई का मान कितना होगा, 1 होगा। पावर फैक्टर का मान कितना होगा, 1 होगा। देख कंडीशन ये आ गई। लेकिन देखो आगे की बात बताऊं आपको, जिस परिपथ में मैंने आपको बताया ये तो थी प्योर रजिस्टिव सर्किट की थी, प्योर रजिस्टिव सर्किट नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने सर्किट में एल लगा दिया, किसी कॉइल का प्रयोग कर लिया, मान लीजिए कि आपने सर्किट में किसी इंडक्टर का कैपेसिटर का प्रयोग कर लिया, जैसे कि आपको बताऊं, आपको सर्किट बना के, ये कंडीशन कब आती है, इस प्योर रजिस्टिव सर्किट ये आता है। तो इसका पावर फैक्टर कितना बता सकते हैं अपन, ये ऐसी लगाई आप लोगों ने, इसका पावर फैक्टर कोस फाई का मान कितना हो सकता है, 1 होगा। क्यों होगा, I व V के बीच कोण का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो कंडीशन आ गई ये आर सर्किट। लेकिन आपसे पूछा जाए क्या इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ रजिस्टिव सर्किट के साथ मैंने आपको इंडक्टर लगा के दिखा दिया, तो पावर फैक्टर 1 कब होगा। एक बात आती है, यदि इसके साथ कैपेसिटर लगा देते हैं तो क्या पावर फैक्टर 1 होगा। यदि 1 करेंगे तो कंडीशन क्या होगी, परीक्षा में यही आती है। प्योर रजिस्टिव सर्किट के बारे में सबको पता है कि उसका पावर फैक्टर 1 होता है। लेकिन इसके साथ यदि आप सोचोगे इसके साथ ये लगा दिया जाए, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्सल हो गया। और मैंने आपको पढ़ा होगा जहाँ आर व एक्सल एक सीरीज में जुड़े होंगे, एक जगह होंगे, वहाँ न तो प्रतिरोध आर करेगा और या आर उसकी धारा का विरोध करेगा, और न एक्सल के वहाँ जेड होता है। एक बात आ गई। तो इसका मतलब कि रजिस्टेंस 7 से एल लगाओ, चाहे किसी कैपेसिटर का प्रयोग करो, चाहे किसी इंडक्टर का प्रयोग करो, बात वो नहीं है। बात यह है कि इनका प्रयोग करने से इस आर की जो डेफिनेशन है वो काम नहीं करेगी, एल की अक्सर की डेफिनेशन काम है। क्योंकि अक्सर अकेला कब होता है, जब इसका मान अकेला होता है, फिर इंडक्टिव सर्किट होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, आर व एक्सल दोनों है तो यहाँ जेड रहेगा, प्रतिबाधा प्रभावशाली रहेगी, यही विद्युत धारा का विरोध करेगी। लेकिन ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है, अक्सल क्या है, रिएक्टेंस है। अक्सर क्या है, रिएक्टेंस है। कौन सा रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अब पूछा जब मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, तो क्या रिएक्टेंस है, नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, एक कंडीशन ये आ गई कि जिस परिपथ में बहुत से बातें आएंगी, बहुत से ऐसे कंफ्यूज आएंगे जो आपको दिखाऊंगा मैं और बना के दिखाता हूं कि क्यों पावर फैक्टर 1 होता है। जिस परिपथ में रिएक्टेंस, मतलब रिएक्टेंस को कहते हैं प्रतिघात, जिसको अक्ष से दर्शाते हैं और जिसकी इकाई ओम होती है, जो धारा के परिवर्तनों का विरोध करता है। जिस दो प्रकार का होता है,
एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जिस परिपथ में एक्सेंस या रिएक्टेंस नहीं होता है, गौर से सुनना, नहीं होगा, तो परिपथ का पावर फैक्टर कोस फाई का मान 1 होगा। ये आपको मैं सारी कंडीशन बताऊंगा, एक एक बताऊंगा। अर्थात क्या कह सकते हैं, जहां पे, अर्थात का मतलब ये होता है जहां पे अक्सल बराबर 0 होगा और अक्षी बराबर 0 होगा, ठीक है, जहां अक्षर 0 होगा, अक्षी 0 होगा, तो क्या कह सकते हैं, वहां पावर फैक्टर क्या होगा, कोस फाई बराबर 1 अवश्य होगा। एक दो कंडीशन ये आ गई। ये कब आती है, जब यहाँ आप लोग या तो इंडक्टर जोड़ देते हो या आप कैपेसिटर जोड़ देते हो, तब ये कंडीशन आती है कि इन दोनों का मान 0 कब हो, ठीक है। एक तो ये था। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने इस सर्किट में एक तो ये जोड़ दिया, आपने एक्सल भी जोड़ दिया, मतलब एल जोड़ दिया और एक सी जोड़ दिया, इसको अक्षय से दर्शाती है, तीनों जोड़ दिए एक साथ, तो पावर फैक्टर कब होगा। मैंने आपको बताया कि करंट और वोल्टेज के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, तब पावर फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ तो ये प्रभावशाली है। अब मान लीजिए इसका मान 5 ओम है और इसका मान 6 ओम है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका मान 5 ओम, इसका 6 ओम, तो अक्षय प्रभावशाली हो गया प्रभावशाली। इन दोनों की ये तो है ही है, इसकी तो बात नहीं करी, इसकी दोनों की ये प्रभावशाली है, तो क्या कहेंगे, पावर फैक्टर लीडिंग चला गया। अब मान लीजिए इसका मान 8 कर देते हैं, तो क्या कहेंगे, पावर फैक्टर लैगिंग चला गया। यूनिटी तो नहीं हुआ ना, क्योंकि ये दोनों प्रभावशाली हैं। यहाँ पे इन तीनों के बराबर जेड रहेगी, तो विद्युत धारा का मान, ये विद्युत धारा को वोल्टेज के इनफेज नहीं चलेगी, क्योंकि या तो अपना प्रभाव ये दिखाएगा या अपना, अब इसका मान अधिक है तो अपना प्रभाव ये दिखा देगा, धारा को लैगिंग ले जाएगा। यदि इसका मान अधिक हो, धारा लीडिंग ले जाएगा, तो पावर फैक्टर लीडिंग हो सकता है, लैगिंग हो सकता है, लेकिन एक तो नहीं हो सकता। तो कह सकते हैं इन दोनों का मान बराबर हो जाए। इसका मान भी 8 कर देते हैं, दोनों का मान बराबर कर दें, 8 ओम इसका 8 ओम इसका, दोनों बराबर हो गए। तो ये होता है विपरीत स्वभाव का कि ये लीडिंग होता है और ये लैगिंग होता है, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और क्या हो जाएगा, प्रभावशाली अकेला ये ही बचेगा। तो इस प्रकार के सर्किट को क्या कहेंगे, जब अक्सल ने अक्ष के मान को निरस्त कर दिया, दोनों का मान बराबर हुआ, तो इस प्रकार को परिपथ को कहते हैं अनुनाद सर्किट। ये पढ़ेंगे तब बताएंगे। रेजोनेंस सर्किट कहते हैं, ठीक है ना। रेजोनेंस सर्किट किसे कहते हैं, जिस परिपथ में अक्सल का मान अक्षी के बराबर हो जाता है, वह रेजोनेंस सर्किट कहलाता है। ये आगे आरएलसी जो सर्किट पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे रेजोनेंस क्यों हुआ, इसका मान कम क्यों होगा, इसका मान अधिक क्यों होगा, इसका मान कम क्यों होता है, इसका मान अधिक होता है, दोनों की कंडीशन कब बदलती हैं। या मैं वैसे तो आपको लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि अक्सर फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, अक्षीय फ्रीक्वेंसी के विलोमानुपाती होता है। ये मैंने आपको रिएक्टेंस पढ़ाया था तब बताया था, लेकिन आगे कंडीशन आएंगे तब बताएंगे। तो कह सकते हैं क्या, इस प्रकार का सर्किट कैसा हो गया, कौन सा सर्किट, जब इन दोनों का मान बराबर होता है, ये इसका मान दोनों बराबर होते हैं, तो प्रभावशाली है ही, तो कहते हैं अनुनाद सर्किट कहलाता है, रेजोनेंस सर्किट कहलाता है, अनुनाद सर्किट। तो अनुनाद सर्किट में ये दोनों, इसने इसको निरस्त कर दिया, इसने इसको निरस्त कर दिया, आर बच गया। तो क्या कह सकते हैं, जिस परिपथ, रेजोनेंस सर्किट लिख दो सीधा डायरेक्टली कि अनुनाद सर्किट, अनुनाद परिपथ, रेजोनेंस सर्किट में कोस फाई का मान कितना हो गया, कोस फाई बराबर 1 होता है। ये आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। कोस फाई बराबर 1 यूनिटी होता है। एक कंडीशन ये बहुत काफी बार पूछी जाती है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, जब रेजोनेंस सर्किट मतलब एक्सल बराबर अक्षी हो गया, तो लिख सकते हैं जहां एक्सल बराबर अक्षी हो तो पावर फैक्टर का क्या होगा। काफी बार आता है एक्सल बराबर अक्षी होने पर पावर फैक्टर क्या होगा। काफी बार परीक्षा में सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, मैं ऐसा नहीं कि आपको बताऊंगा, सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो कि आगे भी आने की इनकी संभावना हरदम बनी रहती है। परीक्षा में यहीं से एक क्वेश्चन उठने की संभावना रहती है, तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा, अर्थात यूनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक कंडीशन ये आएगा आपके सामने। फिर भी आपको और भी कुछ कंडीशन बताऊं, देखो जैसे मान लीजिए कि इसका मान प्रभावशाली नहीं हुआ, ये दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर हो गए तो बात अलग है, लेकिन दोनों बराबर नहीं हुए। मान लीजिए कि इसका मान आप लोग बता रहे हो 10 हो गया, इसका 8 है, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस तो ज़्यादा है, इसका मान भी प्रभावशाली है, इससे ये प्रभावशाली है, तो पावर फैक्टर लैगिंग चला जाएगा। ये सही है बात, लेकिन एक तो नहीं हुआ, तो फिर क्या कह सकते हैं, इसमें पावर फैक्टर 1 कब होगा, फिर भी कंडीशन कब होगा। इसमें जेड का मान प्रतिबाधा ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिबाधा को मैंने आपको बताया, जेड बराबर होता है R² प्लस अक्सल प्लस माइनस अक्षी का रूट, और ये बताया था आपको मैंने। ये तो कंडीशन ज्ञात करते हैं, तो कह सकते हैं जेड का मान, मान लें कि इन तीनों का सर्किट को हल किया और जेड का मान प्राप्त किया, सोचने वाली बात आ गई। यदि इन दोनों का मान प्राप्त किया और इसका मान मैंने कि 20 ओम था, रेजिस्टेंस का मान 20 ओम था, इसका 8 है, इसका 15, जो भी है, कंडीशन वो नहीं है कि मैंने आपको मान रख के बताया, मैं ये बता रहा हूँ कि कंडीशन क्या आ सकती है। यदि इसका मान भी 20 ओम निकाल लें, इसका मान भी 20 ओम हो जाए, किसका, जेड का मान 20 ओम हो जाए, इसका ऑलरेडी 20 था, इसका रेजिस्टेंस का मान 20 था और इसका 20 हो जाए, तो कह सकते हैं क्या हुआ,
इम्पीडेंस का मान रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। ये कंडीशन भी आएगी। जब इम्पीडेंस का मान रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो कंडीशन यही आती है। गौर से सुनना, कंडीशन यही आती है। ये कंडीशन आती है तो क्या कह सकते हैं कि इम्पीडेंस का मान यदि रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, एक्सल का मान, ये जेड का मान आर के बराबर हो जाता है, जेड बराबर आर हो जाता है, तो क्या होगा, कोस फाई का मान 1 होगा। तो कह सकते हैं, मैंने आपको शुरू में लिखा था ना कि कोस फाई किसे कहेंगे, कोस फाई होता है आर अपॉन जेड, प्रतिरोध में इम्पीडेंस का अनुपात होता है। तो लिख सकते हैं किसी सर्किट में जेड बराबर आर होने पर, जेड बराबर आर होगा तो कोस फाई क्या होगा, एक कंडीशन आती है 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि इसका मान 20 ओम है, इसका 20 आ गया तो 20 अपॉन 20 कितना आ गया, 1 हो गया, एक कंडीशन आएगी। मान लीजिए इसका मान 15, इसका मान 15 ज्ञात कर दिया आप लोगों ने, तो 15 अपॉन 15 कितना आ जाएगा, 1 होगा। कोई भी हो इसके बराबरी यदि इसका मान होगा इम्पीडेंस का मान, तो पावर फैक्टर परिपथ का 1 हो जाएगा। ये तो थी कब बात। इन सारी कंडीशन से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जब एक पावर फैक्टर होगा तो धारा वोल्टेज के इन फेज चलेगी, अवश्य चलेगी, तब जाके पावर फैक्टर 1 होगा। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझोगे। मैं आपके वो ये एक परिभाषा में मैं आपको 3 परिभाषा होती है, 3 परिभाषा में सोल्व कर सकता था मैं इनको, लेकिन परीक्षा में जो कन्फ्यूज होते हैं, जो कंडीशन आते हैं, वो उन कंडीशनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब देखो फेजर डायग्राम की बात करें, ये मैंने आपको बताया था, ये कौन सा डायग्राम, ये फेजर डायग्राम, इसमें ये वोल्टेज और ये धारा एंटी क्लॉकवाइज है, लीडिंग, ये लीड थी, मैंने आपको बताया था। ये कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन ये आती है, ये लेगिंग में आती है, क्योंकि धारा ये है और वोल्टेज ये लेग। लेकिन आपको बताई थी ये वोल्टेज है और ये आपकी धारा है, ये क्या है, इन फेज है। ये कंडीशन भी बार बार पूछी जाती है कि ये कंडीशन कब आएगी, एक्सल बराबर एक्सी होगा तो यही आएगी, ये वोल्टेज और ये धारा। जेड बराबर आर होगा तो कंडीशन ये रहेगी, ये क्या है, इन फेज है। तो काफी बार परीक्षा में यही एक सिंबल आता है, ये सिंबल आता है। परिपथ का पावर फैक्टर क्या रहेगा, ये किस प्रकार के परिपथ को इंडिकेट करता है, किस प्रकार के परिपथ को दर्शाता है। तो ये दोस्तों परिपथ कौन सा है, ये प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है। इसमें क्या है, ये इन फेज धारा चल रही है, तो ये सिंबल जहां आता है उसका मतलब एक ही होता है। यहां तो सिंबल रहेगा, उसका पावर फैक्टर क्या रहेगा, 1, कोस फाई का मान 1 हो जाएगा। एक कंडीशन आती है। अब देखो बात ये कब थी, जब मैं एक पावर फैक्टर की बात कर रहा हूँ, लीडिंग लेगिंग की बात अब तक की नहीं है मैंने, लीडिंग लेगिंग की बात करूंगा तब आपको वही भी बताऊंगा कि कंडीशन क्या होगी। ये तो उसी समय बात कर रहा हूँ जब पावर फैक्टर 1 कब हो सकता है परिपथ में, एसी सर्किट में, उसकी बात की मैंने आपको। अब आगे देखो, और सर्किट में क्या आएगा, जब वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति के बराबर हो जाएगी। यह देखने वाली बात है, पूछा जाएगा जब ट्रू पावर अपैरेंट के बराबर हो जाती है तो क्या होगा, तो क्या होगा, परिपथ का पावर 1 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि P/S कोस फाई का मान बताया था कि ये वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति दोनों का अनुपात होता है, तो दोनों बराबर हो जाएंगी। दोनों बराबर कब होंगी, जब रिएक्टिव पावर नहीं होगी। रिएक्टिव पावर का मान नहीं होगा तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा। ये भी आपको कंडीशन बताऊंगा कि दोनों बराबर कब होंगे, आगे बताएंगे अभी। तो क्या कह सकते हैं कि वास्तविक शक्ति, इसमें एक और लिख लो, वास्तविक शक्ति बराबर आभासी शक्ति, तो कोस फाई 1, तो क्या होगा, कोस फाई का मान 1 हो जाएगा। ये तो थी बात कब। अब ये कह सकते हैं क्या जिस परिपथ में रिएक्टेंस का मान नहीं हो, जिस परिपथ में रिएक्टेंस का मान 0 होगा, 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति के बराबर हो जाएगी, एक्सल एक्सी के बराबर हो जाएगा। गो से सुनने वाली बात है, रिएक्टेंस का मान नहीं होगा, कंडीशन क्या है, रिएक्टेंस का मान नहीं होगा, एक्सल एक्सी के बराबर हो जाएगा, वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति के बराबर हो जाएगी, जेड का मान आर के बराबर हो जाएगा और धारा वोल्टेज के इन फेज चल जाएगी और परिपथ का पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। ये भी बातें आती है मुख्य बातें लिखने में। तो ये तो थी बात की, ये कंडीशन कौन सी थी, जब परिपथ का पावर फैक्टर यूनिट होता है, करंट और वोल्टेज का बीच का कोण 0 डिग्री होता है, अर्थात दोनों इन फेज होते हैं, तो ये कंडीशन आते हैं और परिपथ का पावर फैक्टर 1 होता है। ये सारी कंडीशन आपको मैंने बताई हैं जो परीक्षा में आ चुकी हैं और लगभग आने की संभावना बनी रहती है। अब दूसरा पावर फैक्टर कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे आगे आपके सामने पढ़ेंगे दूसरा पावर फैक्टर। अब मैं इसकी चर्चा कर लेता हूँ। दूसरा पावर फैक्टर होता है, एक तो ये देखा आप लोग यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरा देखते हैं लेगिंग पावर फैक्टर क्या होता है। लेगिंग पावर फैक्टर बताऊंगा आपको, इसको बोलते हैं पश्चगामी शक्ति गुणक। दूसरा ये पढ़ते हैं आप कि लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो लैगिंग पावर फैक्टर की बात करें, मतलब कि धारा लेग चलेगी तो पावर फैक्टर लेग होगा, क्योंकि धारा के जो कोण बनता है उस कोण के आधार पर ही पावर फैक्टर का मान निर्भर होता है। क्योंकि पावर फैक्टर की सबसे पहले परिभाषा मैंने आपको बताई थी
करंट वोल्टेज के बीच बने कोण की वजह को पावर फैक्टर कहते हैं। कोण कैसा रहेगा उसी को पावर फैक्टर कहेंगे। सबसे पहले बात आती है कि धारा वोल्टेज के बीच में कोई कोण ही नहीं है तो यूनिटी पावर फैक्टर था। यदि धारा का कोण यदि लीडिंग होता है तो ये लीडिंग होता है लीडिंग पावर फैक्टर, धारा का कोण यदि लेगिंग होता है तो लेगिंग पावर फैक्टर। तो आप समझ गए होंगे कि धारा वोल्टेज से लेग कब चलेगी, जब इंडक्टिव सर्किट होगा तो धारा वोल्टेज से लेग चलेगी। धारा वोल्टेज से कुछ डिग्री पीछे चलेगी। अब पूछा से 90 डिग्री पीछे चलेगी तो कौन सी कंडीशन आएगी, ये आप पढ़ चुके हो, प्योर इंडक्टिव सर्किट में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगी। तो इसमें परिभाषा क्या लिख सकते हैं, इसमें इसकी परिभाषा इसमें लिख सकते हैं कि जब आई मतलब धारा लिख लेना पूरा नाम, धारा V से लैग होती है मतलब पश्च होती है तो कोस फाई का मान क्या होगा, लैगिंग होगा। ये लैगिंग होगा, कोस फाई का मान लैगिंग होगा। याद रखने वाली बात आ गई। तो दूसरा पावर फैक्टर, पहला ये था, दूसरा पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर किसे कहते हैं, पश्चगामी शक्ति गुणक क्या होता है। तो ये होगी बात कि धारा वोल्टेज से लैग होगी, पश्चगामी होगी, पश्च होगी तो क्या होगा, पावर फैक्टर लैगिंग होगा। इसका मतलब हिंदी में पश्चगामी होगा। ये कब होगी, धारा लैगिंग से इंडक्टिव सर्किट में होती है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि अब पूछा जाए कि धारा वोल्टेज से कुछ डिग्री पीछे रहती है, लैग होगी। लैग का मतलब मैंने ये नहीं बताया कि कितने डिग्री का कोण बना के चलेगी, मैंने ये बताया कि लैग होनी चाहिए, धारा वोल्टेज से कुछ डिग्री पीछे होनी चाहिए। कितने डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 90 डिग्री होगी, जहां तक होगी तो कह सकते हैं कि आपका पावर फैक्टर लैगिंग ही होगा। ठीक है, तो अब इसमें ये लिख सकते हैं कि धारा आई V से मैं लिख देता हूं कुछ डिग्री, कुछ अंश पीछे रहती है, पिछड़ जाती है, पीछे रहती है तो पिछड़ जाती है, पीछे रहती है तो कोस फाई बराबर लैगिंग होगा। एक कंडीशन आती है कोस फाई लैगिंग हो जाएगा, कुछ डिग्री पीछे रहेगी। तो अब कितने डिग्री रहेगी, 90 डिग्री रहेगी तो कंडीशन बदल जाएगी, लेकिन कुछ डिग्री पीछे रहनी चाहिए। तो अब मैंने आपको बताया था कि जैसे थोड़ी देर पहले अपने एक सर्किट की बात की थी, जैसे मैं यहाँ सर्किट बना देता हूँ। यहाँ देखो एक सर्किट बनाया, आप लोग समझोगे कि जैसे ये एक रेजिस्टेंस सर्किट है, ये तो एक अकेला रेजिस्टेंस है तो पावर फैक्टर का मान यूनिटी था, लेकिन इसके साथ में आप लोगों ने ये लगा दिया। ठीक है, अब ये लगा दिया, फिर कहेंगे सर ये क्यों, ये भी लगा सकते हैं, एक ये लगा दिया साथ में, चलो एक कैपेसिटर लगा दिया साथ में, 2 कंडीशन लगा दिया आप लोगों ने। और अब सर्किट को दिया, आप लोग देखोगे कि इसको ये एसी प्रवाहित कर दिया आप लोगों ने। अब कंडीशन देखो क्या रहेगी, एसी लगाई, ये सी, ये आर और ये एल, 3 चीजें लगाई आप लोगों ने। जब ये था अकेला तो पावर फैक्टर यूनिट था, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन अब ये अक्सल है, ये क्या है, ये अक्सल है, ये क्या है, ये अक्षी है। जब अक्षी का मान प्रभावशाली अधिक रहेगा तो पावर फैक्टर लीडिंग रहेगा, कि धारा लीड चलेगी। जब इसका मान अधिक रहेगा, अब सोचने वाली बात आ गई, मैं इसको नहीं लगाऊं तो धारा कैसे चलेगी, लैग चलेगी धारा। तो कह सकते हैं कि जिस परिपथ में अक्षल का मान होगा, लिख लो, जिस परिपथ में अक्षल का मान होगा वहां धारा लेग चलेगी और पावर फैक्टर लैगिंग होगा। ये कंडीशन कब आएगी, ये कंडीशन आएगी जहां किसी कॉइल का प्रयोग करेंगे, चौक का प्रयोग करेंगे, इंडक्टर का प्रयोग करेंगे। जैसे मोटर आ गई, जैसे चौक आ गई, जैसे ट्रांसफार्मर आ गया, ये इंडक्टिव लोड है सारे, इनका पावर फैक्टर कैसा होगा, इनका पावर फैक्टर लैगिंग होगा कि धारा पीछे चलेगी, पिछड़ के चलेगी। लेकिन ये तीनों लग जाएंगे तो क्या होगा, ये तीनों लग जाए तो पावर फैक्टर कौन दर्शाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अक्षर का मान अक्षय से अधिक होगा, इसका मान इससे अधिक होगा तो पावर फैक्टर लैग होगा। ये लिख सकते हैं अक्षर अधिक होगा किससे, अक्षय से, तो पावर फैक्टर कोस फाई का मान क्या रहेगा, लैगिंग रहेगा, लैग होगा, पश्चगामी होगा। एक तो ये बात आती है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अक्षी अक्षर, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों की कंडीशन एक ही आती है। ठीक है, मतलब कि अक्षर का मान अधिक होना चाहिए किससे, अक्षय से अधिक होना चाहिए। परिपथ में यदि तीनों लगे हैं तो, अन्यथा यदि एक लगा तो पावर फैक्टर लैगिंग जाना ही है। इसलिए कह सकते जिस परिपथ में इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कॉइल लगी है, उसका पावर फैक्टर लैगिंग हो। जिसके साथ कैपेसिटर लगा तो इसका मान अधिक होगा, जैसे इसका मान 10 ओम है और इसका मान 8 ओम है, तो पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग होगा, क्योंकि इसका मान इससे अधिक है। ये होगी बात। अब एक कंडीशन सुनो, बहुत ही कंफ्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं। क्या आता है देखो, यदि धारा वोल्टेज से क्लॉकवाइज चलती है, गौर से सुना, यदि धारा वोल्टेज से क्लॉकवाइज चलती है तो पावर फैक्टर कैसा होगा। धारा वोल्टेज से क्लॉकवाइज चली है, देखो ये धारा वोल्टेज, देखो ये तो क्लॉकवाइज है, ये वोल्टेज आपका, ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है। धारा ये चली है क्लॉकवाइज, ऐसे चली है धारा, यदि यहाँ आ गई, धारा यहाँ आ गई तो क्लॉकवाइज तो आई है इधर,
इससे तो क्लॉकवाइज ही होगी, इससे क्लॉक धारा क्लॉकवाइज चली है तो पावर फैक्टर भी लैगिंग होगा। तो लिख सकते हैं यदि धारा मतलब आई क्लॉकवाइज चलती है, क्लॉकवाइज होती है तो cos फाई क्या होगा, लैग होगा। लैग मतलब लैगिंग होगा, पश्चगामी होगा। एक कंडीशन आती है, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सिंबल देखो आप लोग, कहोगे सर सिंबल क्या रहेगा, जैसे ये वोल्टेज है, लैग क्लॉकवाइज चलेगी, ये कंडीशन आ गई, धारा आ गई, तो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर cos फाई का मान लैग होगा, पेस्ट होगा। कंडीशन ये भी आ सकती है आपके सामने, ये कंडीशन, ये कंडीशन। अब ये ऐसे, ये वोल्टेज आ गया, ये धारा आ गई आपकी, ये क्लॉकवाइज चल रही, क्लॉकवाइज चलेगी धारा, तो क्या होगा, cos फाई का मान लैग होगा, लैगिंग होगा। ये कंडीशन आ सकती है। अभी और भी कंडीशन आपको बताऊंगा कि कब होगा। जैसे आपको एक मैं छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊं, आप लोग समझोगे डायग्राम के हिसाब से। गौर से देखना, एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं आपको मैं। ये यहां मैं लिख देता हूं 1, यहां 0.9, यहाँ 0.8, यहाँ 0.7, यहाँ 0.6 लिख देता हूँ 6, यहाँ 0.9, यहाँ 0.8, यहाँ 0.7, यहाँ 0.6 ये आ गई, और यहाँ 0.5 लिख देता हूँ, और यहाँ 0.5 आ गया, मान लीजिए ये आ गया। मैं यहाँ से एक छोटा सा डायग्राम बनाऊँ आपके सामने, अच्छी तरह समझ आओगे आप लोग। ये बनाया मैंने आपको, यहाँ देखो, गौर से देखना। ये आपका है, देखो ये डायग्राम है। ये तो है आपका रेजिस्टेंस R, ये R है, ये आपका है एक्सल, और ये आपका है अक्सी। ये तराजू बना दिया। अब दोनों बराबर हैं, देखो न तो इसका मान अधिक है न इसका मान, दोनों बराबर हैं। तो क्या हो गया, इन दोनों बराबर, ये इसका मान भी है, तो कह सकते हैं कि अक्सल बराबर अक्सी कंडीशन है। ये एक है, ये लैग है, सारी चीजें समझना, ये लीड है। बस ये डायग्राम याद रखना आप लोग। अब गौर से देखो, यदि अक्सल का मान इसमें माना कि आप समझोगे इसका मान 5 ओम है और इसका मान 8 ओम है, तो वजन किसका देगा, पावर किसका, इसका देखा अक्सल का, तो पावर फैक्टर किधर जाएगा, लैग जाएगा। इसके मान थोड़ा बढ़ा देते तो पावर फैक्टर किधर जाएगा, लीड जाएगा। यदि दोनों को बराबर कर देंगे तो पावर फैक्टर कहाँ जाएगा, एक आ जाएगा, ये आ जाएगा। बस इसको याद रखो आप। तो ये हो गया। अब अपनी कंडीशन क्या थी कि अक्सल का मान अधिक है, अक्सल ये है, ये क्या है, एल है, और ये क्या है, सी है, कैपेसिटर है। कोशिश समझना। तो अब समझ गए आप कि पावर फैक्टर लैगिंग कब होगा, यूनिटी कब होगा, और लीडिंग कब होगा। ये है कंडीशन। देखो अब बात आती है, ये दोनों जहां होते हैं वहां रिएक्टेंस पावर होती है, ये दोनों जहां होते हैं वहां रिएक्टिव पावर होती है। रिएक्टिव पावर मतलब ये दोनों रहेंगे, अपना प्रभाव दिखेंगे, रिएक्टिव पावर होगी। तो अब रिएक्टिव आभासी वास्तविक शक्ति ये है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि यदि इन दोनों की पावर है तो ये पावर फैक्टर को लीडिंग कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के पावर 0 हो जाएगा, इन दोनों का मान 0 हो जाएगा तो पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन कहा कि आप इस चित्र को याद रखना। तो एक कंडीशन हो जाएगा आपके सामने, क्या मैंने आपको बताया था कि वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। जैसे माना कि इसका मान 10 वाट है, इसका भी 10 वाट कर दिया तो पावर फैक्टर 1 हो गया। परिपथ में कौन से, जब परिपथ में वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति से कम हो जाती है, वास्तविक शक्ति, ये वास्तविक शक्ति देखो। अब माना कि इसका मान 8 हो, आभासी शक्ति अधिक है, इसको हल करेंगे 0.8 के करीब आएगा, ये आ गया, तो पावर फैक्टर कम हो गया। तो इसका मान, वास्तविक शक्ति का मान इससे कम जब भी हो जाएगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा या लीडिंग हो जाएगा। कंडीशन वो आती है। तो कह सकते हैं जब वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति से, अपरेंट पावर से, ये है प्री पावर और ये अपरेंट पावर, वास्तविक शक्ति से कम हो जाती है तो cos फाई क्या रहेगा, लैग रहेगा। याद रखने वाली बात, cos फाई क्या रहेगा, लैग, मतलब लैगिंग रहेगा। कम कितनी भी हो सकती है, लैगिंग रहेगा। एक तो बात ये थी। तो कह सकते हैं कि वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति से कम रहेगी तो पावर फैक्टर क्या रहेगा, पावर फैक्टर का मान, किसका, पावर फैक्टर का मान 1 से कम होगा। इस कंडीशन में, ये कंडीशन है, पावर फैक्टर का मान 1 से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा वो तो कंडीशन देखी जाएगी परिपथ की।
एक तो बात यह थी, एक कंडीशन ये थी कि इधर क्या है, लीड है, इधर क्या है, लैगिंग है। धारा इधर चलेगी तो लैग होगा, इधर चलेगी तो मतलब इसका मान अधिक है, इधर चलेगी तो इसका मान एक्सल का मान अधिक है, और इधर चलेगी तो इसका मान अधिक है। ये आप सब अच्छी तरह समझ चुके हो। एक तो अब तीसरा सर्किट कौन सा देखेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है। तीसरा क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर, मतलब अग्रगामी शक्ति गुणक, इसकी बात करेंगे। अब अग्रगामी शक्ति गुणक की बात करेंगे। ये क्या होता है, देखो एक कंडीशन आप लोगों को देखी कि परिपथ में एक्सल लगाया या फिर इसका मान अधिक किया तो पावर फैक्टर लैगिंग है। अब इसकी बात करते हैं, यदि इसका मान इससे अधिक होगा, एक कंडीशन आती है, यदि परिपथ में ये नहीं लगाते हैं, मान लीजिए कि एक्सल का या किसी कॉइल का प्रयोग नहीं किया आप लोगों ने और सीधा जोड़ दिया आपने, कैपेसिटर जोड़ दिया सीधा, तो परिपथ का पावर फैक्टर कैसे जाएगा, धारा लीड जाएगी, क्योंकि इसकी तो बराबर चल ही रही है, इससे कुछ लीड जाएगी, धारा यहाँ भी आ सकती है। देखो मैंने आपको बताया था, थोड़ा मिटा देता हूँ, ये आपका साइन है, साइन ओमेगा टी है। धारा यदि यहाँ चलेगी तो क्या होगा, पावर फैक्टर का मान क्या होगा, लीडिंग हो जाएगा। धारा यहाँ कब आएगी, जब परिपथ में सिर्फ एक्सियल लगा होगा, तो धारा आ गई है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, जो भी आएगी, यहाँ आएगी तो कंडीशन बदल जाएगी, लेकिन यहाँ आ सकती है। ये होगी बात कब, तो कह सकते हैं किसी परिपथ में यदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान मौजूद होगा, या फिर धारा ये तो वोल्टेज आपका, ये धारा वोल्टेज से कहाँ चल रही है, लीडिंग, धारा वोल्टेज से एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, धारा वोल्टेज से एंटी क्लॉकवाइज चलेगी तो क्या होगा, परिपथ का पावर फैक्टर लीडिंग होगा। फिर कह सकते हैं यदि एंटी क्लॉकवाइज नहीं है तो धारा व वोल्टेज के बीच, धारा ये धारा आगे, करंट व वोल्टेज के बीच कोण का मान जितना रहेगा, कितना डिग्री का कोण रहेगा, जिसका मतलब है करंट वोल्टेज से पिछड़ जाएगी, आगे चली जाएगी, तो धारा कुछ डिग्री आगे रहती है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। तो परिपथ से क्या लिख सकते हैं, जब धारा वोल्टेज से अग्र होती है तो पावर फैक्टर लीडिंग होता है, धारा वोल्टेज से अग्र होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। लिख सकते हैं जब आई वी से लीड होती है, अग्र होती है, तो कोस फाई क्या रहेगा, लीड रहेगा, लीडिंग रहेगा। एक कंडीशन आती है, ये तो कब बात थी, जब धारा वोल्टेज अग्र है। लेकिन यदि परिपथ में ये भी लगा दिया जाए, कौन सा, एक सर्किट मैंने आपको बता दिया, इसको कैपेसिटर, ये कॉइल तो ही, कॉइल भी लगा दी जाए, ये अक्सर लगा दिया, तो अब पावर फैक्टर लीड कब होगा, आपको पता है इसका मान अधिक था तो पावर फैक्टर लैगिंग था, इसका मान अधिक होगा तो क्या होगा, पावर फैक्टर लीड चला जाएगा। तो कह सकते हैं इसका मान यदि 20 ओम है तो इसका मान 25 ओम कर सकते हैं, 21 ओम कर सकते हैं, 28 ओम कर सकते हैं, जो भी होगा, इसका मान अधिक होगा तो क्या होगा, पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा। तो कह सकते हैं, देखो यहाँ से जब एक कंडीशन आ गई, अक्षय का मान यदि अधिक होगा अक्षल से, तो कोस फाई का मान लीड ही होगा, लीडिंग में अग्रगामी होगा। ये कंडीशन देखो, मैंने एक तराजू बना रखा है। अब आप समझ गए कि इन दोनों में किसका मान अधिक करें, इसका मान अधिक करें तो धारा ये सुई कहाँ जाएगी, ये सुई इधर उठ के आ सकती है, इधर आ सकती है, लीड चली जाएगी। और यदि इसका मान अधिक करें तो सुई उठ के इधर आएगी, ये दोनों इधर आएगी, ये दोनों मैंने आपको बताया ये लीड जाती है। लेकिन दोनों का मान बराबर करते हैं तो सुई एक पे चली जाएगी। सामने आपके तराजू है, तराजू में लिख लेना कि ये एक्सियल या एक्सल है, किसका मान अधिक करना चाह रहे हो आप लोग, जिसका भी अधिक करोगे, दोनों का मान बराबर करना चाह रहे हो तो ये सुई यहाँ जाएगी, यूनिटी पे आ जाएगी। ये क्या है, यूनिटी है। यदि इन दोनों में किसी का मान अधिक कम ज़्यादा किया तो आप समझ जाओगे कि पावर फैक्टर का मान कहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं इसमें कि धारा किधर चली, एंटी क्लॉकवाइज चली। तो ये भी लिख सकते हैं जब धारा एंटी क्लॉकवाइज होती है तो कोस फाई क्या होगा, तो कोस फाई लीडिंग होगा, बस यही धारा अग्रगामी होगा। इधर जाएगी तो धारा, और इधर आएगी तो क्या होगा, आप समझ गए, लैगिंग होगा। तो इसमें आप फेजर डायग्राम क्या बना सकते हो, देखो इसमें ये कंडीशन रहेगी आपके सामने, एंटी क्लॉकवाइज धारा को चलाना है आपको। यदि एरो नहीं मिलता है, एरो मिल जाए तो बात अलग है, ये कंडीशन आपके सामने आ सकती है। इसका सिंबल क्या बनेगा, ये सिंबल, एंटी क्लॉकवाइज चल रही धारा, ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, और ये आपकी धारा है, कहाँ चली, एंटी क्लॉकवाइज चली है। फिर भी आपके सामने कंडीशन ये नहीं आती है तो कंडीशन बदल सकती है। कैसी बदल सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती है। ये अब एंटी क्लॉकवाइज चलानी है तो ये धारा होगी, और ये वोल्टेज होगा, धारा होगी, ये तो कहाँ चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चली है। ये कंडीशन आ गई तो क्या रहेगा, ये भी आपको लीडिंग पावर फैक्टर ही दर्शाता है, कोस फाई का मान लीडिंग ही दर्शाता है, अग्रगामी ही दर्शाता है। एक कंडीशन आती है तो कह सकते हैं
कि किसी परिपथ में यदि यहाँ से अक्षय का मान अक्षल से अधिक हो, या फिर दूसरी कंडीशन देखो, अक्षल का मान अक्षय से कम हो। अक्षय का मान अक्षल से अधिक है लेकिन अक्षल का मान अक्षय से कम हो, तो भी क्या कंडीशन बदल जाएगी, पावर फैक्टर लीडिंग चला जाएगा। एक कंडीशन यही मत याद करो, ये भी याद कर सकते हैं कि इसका मान इससे अधिक है या फिर इसका मान इससे कम है, ये कम है, तो क्या होगा, पावर फैक्टर लीडिंग अवश्य होगा। एक कंडीशन ये भी आ सकती है। एक कंडीशन बदल देखो, आप देखो, मैंने आपको कहा कि पावर फैक्टर P/S वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात है। इसका मान कम रहेगा तो पावर फैक्टर लीडिंग रहेगा, इसका मान कम है तो वास्तविक शक्ति का मान कम हो जाएगा, इसका मान कम है तो भी वास्तविक शक्ति का मान कम हो जाएगा। तो कह सकते हैं यदि आभासी शक्ति का मान वास्तविक शक्ति का मान आभासी शक्ति से कम है, आभासी शक्ति से कम होता है, तो कोस फाई लो होता है। लो का मतलब या तो लीडिंग रहेगा या लैगिंग रहेगा, लो होता है। एक ये P का मान किससे कम रहेगा, P का मान S से कम होगा, तो पावर फैक्टर या तो लीडिंग चला जाएगा। लीडिंग मान लो इसका ज़्यादा प्रभाव हो तो लीडिंग चला जाएगा, इसका प्रभाव तो लैगिंग चला जाएगा। एक कंडीशन ये आती है। दोस्तों ये तो थी आपकी पावर फैक्टर की कंडीशन। मैंने आपको एक सारे पेपरों को देख के, सभी पेपरों को देखा कि आपकी कंडीशन कब बदली है, कंडीशन कहाँ बदली है और पावर फैक्टर का मान कहाँ कब प्रभावी रहा है, वो देखा है मैंने आपको, और मैंने सभी कंडीशन आपको बताई हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ से देखो, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये तो मैंने बताया कि लीडिंग और लेगिंग बताई, ये आपकी लीडिंग बताई और ये आपकी लेगिंग बताई, ये आपको कंडीशन बताई है, लीड बताई थी, ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, ये तो बताई मैंने आपको। लेकिन यदि धारा उठ के सीधी यहाँ आ जाती है, यहाँ ये धारा V से उठकर सीधी 90 डिग्री पे आ जाती है, तो क्या कंडीशन होगी। यदि धारा क्लॉकवाइज चल के 90 डिग्री पे आ जाती है, ये धारा 90 डिग्री पे आ गई यहाँ पे, तो कंडीशन क्या रहेगी, तो कंडीशन क्या रहेगी। दोनों कंडीशन पूछे जाएंगे आपसे कि धारा यदि वोल्टेज से 90 डिग्री लैग होगी तो क्या कंडीशन रहेगी, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड होगी तो क्या कंडीशन होगी। और लीड लैग कब होती है आपको मैंने बताया था, सारे सर्किट पढ़ाए, 3 सर्किट इसलिए मैंने सबसे पहले पढ़ाए थे कि आप पावर फैक्टर को अच्छी तरह समझ जाओ, इसलिए पढ़ाया था। ठीक है, तो अब देखो ये लीड लैग की ये कंडीशन कब आएगी, यदि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड चलती है। तो आपको पता है कि कोस फाई का मान होता है, दोनों के बीच में कोण, और कोस फाई हो गया आपका 90 डिग्री, और कोस 90 का मान क्या है, 0। ठीक है, कोस 90 का मान 0 है, तो कह सकते हैं 0 पावर फैक्टर कब होता है, 0 पावर फैक्टर कब होता है, शून्य शक्ति गुणक कब होता है, बस यही परिभाषा है। शून्य शक्ति गुणक कब होगा, जब करंट व वोल्टेज के बीच कला अंतर फेज एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। बस यही याद रखनी है। पूछा जाएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है, लीडिंग लेगिंग का तो नाम तो सभी पूछते ही, लेकिन ये भी आता है कि करंट व वोल्टेज के बीच 90 डिग्री हो जाता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। आप आगे समझ में, पावर फैक्टर क्या होगा, आप समझ रहे हो कि कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। इस प्रकार के परिपथ में कोई लाभदायक कार्य नहीं कर सकते। जहां पावर फैक्टर का मान 0 होता है वहां कोई लाभदायक कार्य नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो कंडीशन देखो आप लोग, क्योंकि P बराबर होता है VI और कोस फाई, ये होता है। V का मान आपके पास है, I का मान आपके पास है, और कोस फाई का मान 0 डिग्री हो गया, क्योंकि कोस 90 बराबर 0, यहाँ कोस 90 हो गया, तो P बराबर क्या होगा, 0। P बराबर 0 हो जाता है तो कोई लाभदायक कार्य नहीं होता है। इसका मतलब कोई भी लाभदायक कार्य नहीं कर सकते। 4 पावर फैक्टर हो गया आपको। अब ये तो थी आपके पावर फैक्टर की बात। 0 पावर फैक्टर कब होता है, धारा कब होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है नहीं होती है, अगर ये पश्चगामी कब होता है, सारी कंडीशन बताइए। सारे के सारे जो मैंने आपको ये ऑप्शन दिए हैं, जो आपको फॉर्मूले बताए हैं, सब के सब परीक्षा में आ चुके हैं। इसलिए दोस्तों ये तो था आपका पावर फैक्टर, पावर फैक्टर के प्रकार। यदि समझ में नहीं आया तो मेरे को जरूर बताना, कमेंट्स में लिखना कि सर समझ में नहीं आया, या फिर आपके मन में और भी कोई डाउट रह गया है और भी कोई कंफ्यूज बच गया है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना, सर ये कंफ्यूज और बच गया पावर फैक्टर के बारे में, तो आपका सोल्यूशन अवश्य किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो था आपका पावर फैक्टर की वीडियो। अगले वीडियो में देखेंगे पावर फैक्टर कम होगा तो प्रभाव क्या, पावर फैक्टर न्यून पावर फैक्टर का प्रभाव करेंगे और उसको सुधार कैसे किया जा सकता है, सुधारेंगे कैसे उसको, उसका सोल्यूशन किस प्रकार किया जाएगी कि पावर फैक्टर कम है तो एक कब एक आएगा, उसको बढ़ा कब सकते हैं, घटा कब सकते हैं, घटने के बाद उसको बढ़ाएंगे, किस कंडीशन में घटा सकते हैं, वो कंडीशन पढ़ेंगे। और यदि कम हो जाता है तो किस मशीनों में क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, उनके बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। तो सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।